हाई अल माई भ्युवर्स, आजको भिडियो हामी चाहिँ अब निट पिजी प्लस INI-CET र कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको बारेमा डाक्टर राहुलसँग पोडकास्ट जस्तै अब केही कुरा हामी गर्छौँ। अब यो भिडियो जो निट पिजी एक्सपिरियन्सहरू हुनुहुन्छ या पिजीको लागि प्रिपेरेसन गरिराख्नु भएको छ उनीहरूको लागि धेरै नै राम्रो हुन्छ। त्यसैले फुल भिडियो हेर्नु होला र च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला। ल अब चाहिँ हामी डाक्टर राहुलको सानो इन्ट्रो सुनौँ। हेलो भिवर्स, आइ एम डाक्टर राहुल विक्रम शाह। मैले चाहिँ आफ्नो अन्डर ग्रेजुएसन BPKHS धरानबाट गरेको हो एन्ड करेन्टली आई एम अ PG एस्पिरेन्ट एन्ड अल्सो अ मेडिकल अफिसर। सो अब वीरेन्द्रले केही कुराहरू सोध्नुहुन्छ अनि जसले गर्दा माइट बी तपाईँहरूलाई पनि अलिकति हेल्पफुल भयो भने it would be a very good thing for us. So, Dr. Virendra, let's start. What I want to ask him that when to start preparation for PG? See, Istunda, preparation for the PG definitely means like, you know, it should be starting from the MBBS level itself. पहिला कुरा चाहिँ किनभने अब जो मान्छे MBBS कोर्ससम्म पढ्दै बसिरहेछ एन्ड दो ही इज नट PG ओरिएन्टेड अनि उसले सोच्छ कि ल MBBS सकाम त्यसपछि मेडिकल अफिसरसिप गरौँ होला त्यसपछि PG प्रिपरेसन सुरु गर्ने। एब्सोल्युटली रङ, एकदमै गलत। इन नो वे 2 to 3 years लस हुन्छ क्या। भनेपछि प्रिपरेसन गर्दाखेरि MBBS को टाइमबाटै सुरु गर्ने हो। भनेपछि मेनली त मैले सुनेको 3rd इयरदेखि स्टार्ट गर्ने। एब्सोल्युटली किनभने 3rd इयरमा क्लिनिकल एक्सपोजर पनि हुन्छ प्लस 1st इयर 2nd इयर प्रफ तिम्रो बेसिक्सबाटै हुन्छ एन्ड दो यु विल बी क्लियरिङ आउट द 1st इयर 2nd इयर एक्जाम्स त्यतिखेर समवेयर नियर बेसिक नलेज तिम्रो क्लियर भइसकेको हुन्छ क्या, कन्सेप्ट पनि राम्रो हुन्छ। यो एउटा यो भयो। दोस्रो कुरा अब PG प्रिपरेसनको लागि नियरली अब आई वुड नट से कि एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियड त नभनौँ बट अन एन एप्रोक्स 5 months चाहिँ हातमा हुनै पर्यो क्या फर प्रिपरेसन। यस, इन द्याट पिरियड अफ टाइम यदि कोही जब गरिरहेछ होइन, विल कम टु दोज थिङ्स, जब गरिरहेछ या कोही खालि पढिरहेछ, अब त्यो कसरी पढिरहेछ त्यसमा पनि फ्याक्टर्सहरू हुन्छ क्या, त्यो कुरा हो। तर 5 महिना चाहिँ नियरली राख्नै पर्छ किनभने देयर आर मेनी थिङ्स द्याट यु निड टु स्टडी के, मेनी थिङ्स। यो होइन कि ल 1st इयर 2nd इयर मात्रै पढ्यो, बेसिक क्लियर गर्यो, कन्सेप्चुअल थियोरिटिकल कुराहरू पढ्यो तर क्लिनिकल एक्सपोजर प्रपरली छैन भने त गाह्रो हुने भयो नि त, होइन? त्यो कुरा हो। सो द भ्युवर्स, द थिङ इज कि 5 महिना राख्नै पर्यो। 5 महिना किनभने जुन पनि PG प्रिपरेसनको रिसोर्सेस अर सोर्सेसहरू छ त्यो कम्प्लिट गर्नुलाई यु निड टु ह्याभ प्रपर टाइम। प्लस नो वान क्यान फिनिस 100% अफ देयर कोर्स इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेममा सकिँदैन र PGको क्वेसन्सहरू, PG इन्ट्रेन्सको क्वेसनहरू कहाँबाट सोध्छ थाहा नै हुँदैन कि। तर जति एटलिस्ट पढिरहेछ मान्छे होइन, एटलिस्ट त्यतिमा त 100% स्योर सर्ट होस् न त, होइन? त्यो कुरा हो। अनि त्यसपछि अब अर्को क्वेसन छ डाक्टर राहुलसँग। अब हामीले कमनली फलो गर्ने बुकहरू के चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई? अब हामी अब त्योभन्दा पनि फरमोस्ट कुरा के हुन्छ भने वाट टु स्टडी ड्युरिङ द PG प्रिपरेसन। फर्स्ट आई वुड रेकमेन्ड फर्स्ट एड, होइन? फर्स्ट एड इज नियरली सफिसियन्ट फर द 1st इयर 2nd इयर प्रफ, होइन? प्लस त्यसमा अरू सब्जेक्ट्सहरू पनि छ जस्तो साइकियाट्री भयो, कम्युनिटी मेडिसिन भयो, होइन? अनि सिस्टमिक वाइज टपिक्सहरू पनि छ जसले गर्दा कि यु क्यान फिनिस इट अप इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेममा क्या। अब फर इक्जाम्पल यु विल चुज द मेडिसिन सब्जेक्ट टु स्टडी, द्याट इज absolutely wrong decision if you sit and study medicine only, okay? It's very vast, एकदमै vast, okay? होइन? So why to go into that kind of thing? त्यो भन्दा राम्रो जति चाहिन्छ एक्जामको लागि त्यति नै पढेको राम्रो हो नि त,
हैन। अनि अर्को सुनेको हाम्रो रिभिजनको लागि पनि फर्स्ट एड धेरै राम्रो, रिभिजनको लागि पनि फर्स्ट एड, अनि फर्स्ट एड सकाउनुलाई नै नियरली 2 months जति लागि नै हाल्छ क्या। अनि प्लस एज कम्पेयर टु इन्डियन एक्जाम्स, इन्डियन भने पनि INI CET यु क्यान से, नीट PG यु क्यान से, नेपालको लागि जुन कमन एन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन छ त्यसको लागि फर्स्ट एड इज इनफ। फर्स्ट एड बाहेक आई वुड से अदर रिसोर्सेसहरू जुन छ जस्तो डिजिटल कोचिङहरू भयो, म्यारो प्रिपरेटरहरू भयो हैन, यु क्यान गो फर दोज नोट्स, सब्जेक्ट वाइज नोट्स, सर्ट सब्जेक्ट्सहरूको नोट्स। यु क्यानट स्टडी प्याथोलोजी अफ म्यारो, त्यो यति धेरै छ नि, मेडिसिन यति धेरै छ नि, कसरी सकिन्छ। एन्ड देयर इज अल्सो पास्ट इयर क्वेशन्स एज वेल हैन, म्यारो प्रिपरेटरहरूबाट त्यो गर्नु मिल्छ। प्लस GT को इम्प्याक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। GT को एकदम ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ एउटा PG क्यान्डिडेटकोमा, किनभने अब GT को फाइदा यो हो, एउटा त एक्जाम फोबिया हटाउँछ त्यसले हैन, दोस्रो कुरा द GT विल मेक यु रियलाइज कि विच सब्जेक्ट इज विक, विच सब्जेक्ट्स आर स्ट्रङ। अब जुन स्ट्रङ छ त्यसमा तिमी कम एफर्ट लाएर पढ्छौ नि, जुन चाहिँ एब्सोल्युटली विक छ यु निड टु फोकस अन दोज सब्जेक्ट्स, इजन्ट इट। अब कमनली विक सब्जेक्ट्सहरू भनेको के हो, मोस्टली टर्चर्ड सब्जेक्ट्स, जस्तो प्याथोलोजी भयो, बायोकेमिस्ट्री भयो, यु क्यान से फार्माकोलोजी भयो जुन भोलाटाइल हुन्छ, त्यो सब्जेक्ट्सहरूको लागि अब इफ यु गो फर दि नोट्स जुन त्यो MBBS मा बनाएको छ, या this much thick book notes, absolutely impossible to understand and mug up the things. So what you need to do is you just need to go for the first aid, I would also tell those viewers who might not be understanding Nepali, I would tell you in Hindi that भाई फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट एड स्किप करना ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैरो के नोट्स पढ़ लेंगे या प्रिपरेटर के नोट्स पढ़ लेंगे, ये सारी चीज़ें कर लेंगे, भाई पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम कितना ही पढ़ लोगे, ठीक है। जितना भी पढ़ लो एग्जाम टाइम में भूलना तो है ही, तो उतना क्यों ही पढ़ना, जितना जरूरी है उतना पढ़ो ना भाई। तो उतना ही नहीं, खाली नीट PG और नेपाल के PG के लिए नहीं, तुम US के लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन भी पास कर सकते हो। फर्स्ट एड भाई ऑल राउंड पकड़ेगा। नेपाल के लिए तुम कॉमन एंट्रेंस भी पकड़ लेगा, इंडिया के लिए INI CET नीट PG भी पकड़ लेगा, USMLE भी कवर कर ही लेगा। तो जब चीजें एक ही हैं तो 10 जगह क्यों भागेंगे हम लोग, है ना। प्रॉब्लम यहीं पे आता है, क्या पढ़ना है सबको पता है, ठीक है, कैसे पढ़ना है ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। और वही लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे कि पढ़ना हमें पता है, 19 सब्जेक्ट्स है भाई, पढ़ना है हमें, लेकिन पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो गलत हो जाता है ना आदमी, या जो भी प्रिपेयर कर रहा है, या कोई भी अगर क्या कहते हैं कोई हेल्प मांग रहा है। यार कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हम भी ऐसे रहे, पढ़ना क्या, हमने भी अपने सीनियर से पूछा कि पढ़ना कैसे है, तो एवरीवन यूज्ड टू से लाइक हाँ चलो ये सब्जेक्ट्स है, तुम यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। लेकिन भाई वो उतना ज्यादा है ना कि वो कैसे पढ़ लेगा आदमी। बात ये, तुम गधे तो नहीं हो ना कि जो तुम पढ़ते जाओगे पूरा। भाई एग्जाम में उतना जितना पढ़ा है उतना आना भी चाहिए, समझ रहे हो ना। स्मार्टली पढ़ना है। वो जमाना गया जहाँ पे तुम लेबर की तरह पढ़ रहे हो और तुम एंट्रेंस क्रैक कर रहे हो। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा हम ये ऐड करना चाहेंगे, यदि तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। जैसे कि कोई भी चैप्टर हुआ, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये इसी चैप्टर में और इसी टॉपिक में तुमको पूरा अप टू डेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बारंबार क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इससे तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाओ, जैसे तुम क्या कहते हैं ऑर्थो उठा लो, ठीक है। ऑर्थो में ठीक है लिमिटेड टॉपिक्स है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, RA हो गया, लॉट मैनी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब तुम
तुम्हें मेंटली क्या लगेगा कि हाँ चलो हम इतने दिन में कर लेंगे, ठीक है, अब तुम मेडिसिन उठाओ, है ना? एकदम एकदम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क आता है। तुम पूरा मेडिसिन तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं वो तो कर चलो आप लोग में से कोई एक होंगे या 2-3 लोग होंगे जो पूरा मेडिसिन ही कवर कर लोगे, ठीक है, लेकिन वो तो आपका सिर्फ इनकम हुआ ना, है ना? आउटकम कितना रहेगा, बात यहाँ पे ये है। कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर रहा, बात यहाँ पे ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्थो एक सब्जेक्ट उठाया, आपने पढ़ लिया ऑर्थो, अब आपको पता नहीं कि एग्जाम में क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, कैसे पूछेगा, वो आपको नहीं पता, बट एटलीस्ट आपके हाथ में ये तो है कि आप पास्ट ईयर टॉपिक्स तो देख लो, एकदम 5 साल के टॉपिक्स देख लो या 10 साल के टॉपिक्स देख लो, है ना? क्वेश्चंस देख लो, चलो ठीक है, क्वेश्चन माइट नॉट बी रिपीटिंग एज इट इज, टॉपिक्स कैन गेट रिपीटेड, और कॉन्सेप्ट्स भी तो रिपीट होता है ना, है कि नहीं? और अभी तो मर्ज किया होता है क्वेश्चन भी, जैसे एनआर्ट से तुमको फिजियोलॉजी कनेक्ट कर देगा, हर जगह यही करेगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, उसका एनाटॉमी भी यूज हो जाएगा उसमें, माइक्रो, पैथो, फिजियो, फार्मा, मेडिसिन, सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन बेस ऑफ द प्रिपरेशन क्या है? योर बेसिक शुड नॉट बी वीक। INI-CET में बेसिक्स का बहुत ज्यादा होल्ड होता है एज कम्पेयर टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। और इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे डर्मा का नीना खन्ना बुक है ना, उसी से पढ़ लो। और उसके बाद मैरो के टॉपिक्स जो है, मैरो के फोटोज है ना, जो सारे चीजें हैं, बुलेट पॉइंट्स जो है वो सारे करो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि तुम जब पढ़ रहे हो तो यू नो तुम यू कैन नॉट स्टडी एज इट इज, जो भी लिखा हुआ है। एग्जाम में वो नहीं पूछता जो तुमने पढ़ा है, एग्जाम में वो पूछता है कि तुमने उस टॉपिक से क्या समझा है। एकदम कॉन्सेप्ट यही आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टिक फिब्रोसिस ले लो, है ना, हमें पता चला अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन एज इट इज तो नहीं पूछेगा ना भाई, क्लिनिकल सिनेरियो दे देगा और उसमें तुम्हें हमें पता करना पड़ेगा पहले, अच्छा चलो ये सिस्टिक फिब्रोसिस है ना, तो रट के फायदा नहीं है। जितना समझ पा रहे हो उतना समझना बहुत जरूरी है। तुम 100% टॉपिक्स करोगे, आई डोंट नो कितना फ्रूटफुल होगा, लेकिन एटलीस्ट यार पास्ट ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स तो 100% कर लो। एकदम लिमिटेड है, वो तुम्हारे हाथ में है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये चीज है। जैसे नेपाल के एग्जाम के लिए यदि कोई प्रिपेयर कर रहा है तो सुजीत झा का जो बुक है वो परफेक्ट है। सुजीत झा बुक है। फर्स्ट एड तो भाई तुम्हें इन एनीवे पढ़ना ही पड़ेगा, और एक ठीक है, वो तो गुरु बुक है, बाइबल ही है वो तो भाई। और MC सेंस हुआ, हाँ MC सेंस हो गया, ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है। प्लस डिफिकल्टी लेवल पे जाओ तो देखो INI-CET इज द टॉप मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, वो क्या है पता नहीं, लेकिन अगर तुम उसको फोकस करके पढ़ रहे हो तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। इनफैक्ट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, ओके। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि तुम क्या कहते हैं, जो भी पढ़ लो, है ना, जो भी पढ़ लो उसका 100% आना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन और क्या होगा? देखो डिस्ट्रैक्शन 2 चीजें होती है, ठीक है। एक जो नोन डिस्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है, जो हमें पता है कि अच्छा ये चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो सबको पता होगा, तुम्हें पता होगा, मुझे पता होगा, आप सबको पता होगा। लेकिन अननोन डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है? आपको लग रहा है कि चलो अब जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं, लेकिन उस वक्त जो डिस्ट्रैक्शन हिट करता है ना, दैट इज अननोन डिस्ट्रैक्शंस। जैसे ओवर थिंकिंग, ठीक है, डे ड्रीमिंग, ठीक है, एक यूफोरिया स्टेट आता है हर एक PG कैंडिडेट के में आ सकता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आएगा या आता होगा, आ सकता है। कई सारे लोग फोकस रहते हैं, कई सारे लोग एवरेजली फोकस रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब इनको हमें कैसे काउंटर एक्ट करना है? और इसमें ऐड करना चाहिए एंजाइटी, एग्जाम फोबियाज, है ना। एग्जाम यार 5 महीने बाद है या 4 महीने बाद है, तुम अभी से सोच के बैठोगे कि
एग्जाम कैसा होगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं, यू नो ऑल दोस थिंग्स। वो फैमिली वाली चीजें आएंगी, रेपुटेशन आएंगी, सोसाइटी आएंगी, व्हाटसोएवर, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तुम ये सब सोचोगे और उसके बाद पढ़ोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, मान लो मेरी बात। ये सारी चीजें हटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर इन सब चीजों को हटाना है तो स्टडी पैटर्न तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा। तुम कोई एक स्टूडेंट है 18 घंटा पढ़ रहा, ठीक है, वो उसका आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है एग्जाम में। कोई एक 10-12 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे? आमतौर पे यही तो होता है ना। कोई आदमी 12 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है, वो एग्जाम क्रैक कर रहा है। कोई 18 घंटा पढ़ रहा है, कोई एग्जाम क्रैक भी कर रहा है, कोई नहीं भी कर रहा। तो यहाँ पे सवाल क्या आता है, यार हमने इतना पढ़ा, हमने इतनी मेहनत करी, हम इतना अंडरग्राउंड होके पढ़े, तो हमारा आउटकम क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरा क्वेश्चन है, वर्क और स्टडी में कैसे बैलेंस लाए? देखो, जो वर्किंग फेज में है अभी, ऑल द मेडिकल ऑफिसर्स, हाउस ऑफिसर्स, ठीक है, जो अभी काम कर रहे हो, आई डोंट नो आप लोग का बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स या सिचुएशन या जो भी क्या है वो आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग, बट जो वर्क कर रहे हैं प्लस जिनको स्टडी भी करना है और पीजी में नाम भी निकालना है, आप लोग को बैलेंस्ड होना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब ऐसा तो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत, पूरा अगर 24 घंटा कोई ड्यूटी कर रहा है तो वो कंप्लीट 24 आवर्स तो बिजी नहीं होगा। एकदम पॉइंट है। चलो, तुम ऑफ ड्यूटी में तुम अगर 8 टॉपिक्स भी या 10 टॉपिक कवर कर रहे हो तो तुम ड्यूरिंग द ड्यूटी तुम 4 टॉपिक तो कवर कर ही सकते हो ना यार, 5 टॉपिक तो कवर कर ही सकते हो ना। तो बाकी के लिए क्यों रखना है, बाकी दिन के लिए यार चलो आज ड्यूटी कर लेते हैं कल पढ़ेंगे, नहीं हो पाता भाई। जो जिस दिन वेस्ट हुआ है ना, वो दिन तुम कंपनसेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब यार 1 तारीख के बाद पढ़ेंगे, 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करेंगे, अभी 15 दिन है, 15 दिन मस्ती कर लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद 1 तारीख से पढ़ेंगे या 10 तारीख से पढ़ेंगे। यहीं पे तो गलती होता है, जब वो 1 तारीख आएगा कल से पढ़ेंगे यार, आज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे गलती यही है। और अल्टीमेटली कौन सफर करेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना। यही चीज है, वाई टू प्रोक्रेस्टिनेट। हमारे पास आज है भाई, कल तो नहीं है, समझ रहे हो ना। तो आज जितना कर सकते हो करो ना टॉपिक। तो अभी से लेकर रात तक कितने टॉपिक कर लोगे? 4 से 5 टॉपिक कर लोगे, बेनिफिट है। एटलीस्ट वो 5 टॉपिक तो तुम 100% पढ़ सकते हो। ओके है ना पूरा? एकदम। और पढ़ के ही नहीं होगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक टेक्निक है, शायद प्रोमोड्रो टेक्निक है। आज तुमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तुम उस चीज को फिर से देखो, बीच में रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते के बाद तुम देखोगे कि तुम्हें कितना याद है, ठीक है। उसके बाद तुम दोबारा वो टॉपिक पढ़ो, फिर 1 हफ्ते के बाद देखो। इससे प्लस पॉइंट ये होगा कि तुम्हारा रिटेंशन पावर बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा। और तुम एक ही चीज को आज पढ़ रहे हो, कल भूल गए, फायदा क्या? तुम 12 घंटे लेके चल लो, तुम 12 घंटे में अगर तुम 30 टॉपिक भी पढ़ रहे हो ना भाई, नहीं हो पाएगा यार। कितना ही याद कर लोगे, एटलीस्ट उतना पढ़ो जितना इफेक्टिव हो ना। उसके बाद पढ़ भी रहे, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे, इमोशनली शैटर्ड भी हो रहे हैं, सैचुरेट भी हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं है भाई ये सब करके। खुद को दुख देके पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग। अल्टीमेटली क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा रिजल्ट के दिन, समझ रहे हो ना। और उस वक्त क्या होगा? मेंटल ब्रेकडाउन होगा, डिप्रेसिव एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। छोड़ो यार, नहीं करना पीजी, अपने आप में हार मान जाओगे भाई। तो वो क्यों चाहिए हमें? और अब हम लोग लास्टली कर रहे हैं। अब जैसे इंडिया के स्टूडेंट यदि कोई नेपाल में अप्लाई करना चाहेगा तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या होगा? देखो भाई, द इंडियन कैंडिडेट जिनको नेपाल में पीजी करना है, ये है ना,
उनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो ये कि नेपाल में 50% क्राइटेरिया है यूजी के लिए, इंडिया में 55% है INICET के लिए, है ना। इंडियन के लिए एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, नेपाल में नेपालीज के लिए है। 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन कैंडिडेट्स है जो नेपाल में पीजी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीज है भाई, फर्स्ट एड पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो भी है मैरो प्रेपलाटर, आखिर चीजें वही है, टॉपिक्स वही है भाई, टॉपिक्स वही है, सब्जेक्ट वही है ना, स्ट्रेस लेवल वही है, एग्जाम डिफिकल्टी अलग है, ठीक है। तुम वहां के लिए भी यही चीज पढ़ोगे, यहाँ के लिए भी यही चीज पढ़ोगे। बात सिर्फ इतनी है कि क्वेश्चन कैसा पूछता है ये तुमको पास्ट ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा, पास्ट ईयर टॉपिक से ही पता चलेगा। डिफिकल्टी कैसा है वो तुम्हें जीटीज देते हुए पता चलेगा। अब तुम नेपाल के लिए पढ़ रहे हो, है ना, तुम इंडिया का जीटी दे रहे हो तो वो थोड़ा सा गलत ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम इंडिया के लिए पढ़ रहे हो, INICET या नीट के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हें उस लेवल का जीटी देना पड़ेगा, ठीक है। और तुम नेपाल के लिए पढ़ रहे हो तो नेपाल का एग्जाम बेस्ड तुम्हें उसका जीटी देना पड़ेगा। और बात ये है, और अब हम लोग लास्ट में अब हो रहे हैं, और लास्ट में क्या पूछना चाहते हैं, जैसे कोही स्कलरसिप, जस्तै कसैले स्कलरसिपमा पढ्न चाहन्छ नेपालमा, हामी नै अब स्कलरसिपमा नाम निकाल्न चाहन्छौँ, स्कलरसिप र पे यसमा के बेनिफिट्स, मतलब प्रोज कोन्स के छ? अब एकचोटि सुनौँ। प्रोज त पैसा लाग्ने भयो। पहिला त लेट्स टक अन द प्रोज, है ना। प्रोजमा अब फाइदा के छ, है ना। गवर्नमेंट में पढ़ोगे तो तुम्हारा मतलब इट विल बी इजी, है ना, और सैलरी बेसिस भी ठीक रहेगा, बॉन्ड रहेगा, दैट्स डिफरेंट थिंग। 2 years का बॉन्ड होता है ना, 2 years का बॉन्ड होता है। प्राइवेट में बॉन्ड नहीं है, प्राइवेट में बॉन्ड है ना। प्राइवेट में नियरली 23 लाख है शायद, 23 नेपालीज के लिए। इंडियंस के लिए तो क्या डॉलर रेट में होता है ना, डॉलर रेट में फ्लक्चुएट करता रहता है। तो वो जब वक्त आएगा तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में कितना लग रहा है, ठीक है। और इंडियन नेशनल्स को अगर गवर्नमेंट में पढ़ना है तो उनका भी अलग ही चीज है, फॉरेन कैटेगरी होता है, फॉरेन कैटेगरी वाली चीजें होती है, तो उस हिसाब से है। और रहा सवाल एक्सपोजर तो भाई नेपाल में अच्छा खासा ही है एक्सपोजर, तो गवर्नमेंट में भी अच्छा है, प्राइवेट में भी अच्छा है ना। तो इससे एक्चुअली सच कहूँ ना, व्हाट मैटर्स इज कि तुमने जो 3 साल रेजिडेंसी करी, ठीक है, तुम वो 3 साल के रेजिडेंसी के बाद तुम डॉक्टर कैसे बनते हो। कई सारे ऐसे भी होते हैं जो विजुअल स्टडी भी करते हैं, ठीक है, पेशेंट को देख के। माइट भी कई सारे कॉलेजेस में मे भी शायद एक्सपोजर नहीं होता होगा उतना, है ना, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं वो देख देख के सीख रहे होते हैं। और कई सारे वो कर रहे होते हैं, सल्व कर रहे होते हैं, यार हमें कुछ भी नहीं सिखा रहा है, कि यहाँ हो देना 3 वर्ष रेजिडेंसी यसरी नहीं सकिसक्यो, वी डोंट नो एनीथिंग, है ना। तो वाई टू सल्व, माई सिंपल पॉइंट इज वाई टू सल्व, ठीक है। तुम एक बार रेजिडेंसी में घुसोगे तो वो तुम पे डिपेंड करता है ना भाई, तुम कैसे नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो ऑपरेशन तुम देख के सीख रहे हो या ओपीडी में बैठ के तुम देख के सीख रहे हो, ठीक है। स्पून फीडिंग तो कोई करेगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें डॉक्टर खुद बनना है, तुम्हें खुद ट्रीट करना है, तो तुम्हें अपॉर्चुनिस्टिक प्लस इंथुसियास्टिक होना पड़ेगा, ठीक है। अब रहा सवाल रेसिज्म का, नेशनैलिटी का, उसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, वो मेंटालिटी की बात है एकदम, ठीक है। मैं इंडियन हूँ या मैं नेपाली हूँ या व्हाटसोएवर जो भी है, तो अगर चीजें ऐसा सिचुएशन ऐसा आता है तो वहाँ पे हमें कैसे रिएक्ट करना पड़ेगा या एक्ट अप करना पड़ेगा, वो उस पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंडेंट है। वो ऐसे सल्व करते हुए नहीं बैठ सकते कि यार हमें कुछ भी नहीं सिखा रहा है, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर तुम रेजिडेंसी में घुस गए, ठीक है, तो तुम अल्टीमेटली तुम डॉक्टर कैसा बनना चाहते हो वो तुम ही पे डिपेंड करेगा, ना वो टीचर्स पे डिपेंड करेगा, ना वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तुम कहाँ से पढ़ पा रहे हो या तुम किस तरह के एक्सपोजर तुम ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा हैंड फाइन नहीं होगा, आई कैन नॉट से एनीथिंग,
तो उस पे यू हैव टू बी यू नो एंथुसियास्टिक, जिससे तुमको सीखना है, सामने वाले को ये फील होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट एंथुसियास्टिक है, इसे हम सिखाना चाहेंगे। लेकिन वहाँ कोने में बैठ के यार हमें भी कोई सिखा दे यार, नहीं हो पाता भाई ऐसे, ये तो मानना पड़ेगा बात। Thank you. We have nice talking with Dr. Rahul, and we'll make more videos with different topics. And lastly, I want to thank Prashant sir, who is capturing our And yes, video. I would like to tell one thing more कि देखो पीजी प्रिपरेशन के वक्त ना तुम किस तरह के डेडिकेटेड हो, तुम इमोशनली डेडिकेटेड हो या लॉजिकली डेडिकेटेड हो, ठीक है? तो ये आप लोगों को खुद से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देने लग जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि इमोशनली डेडिकेशन और लॉजिकल डेडिकेशन में क्या डिफरेंस होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कुछ हद तक आसानी हो सकता है, ठीक है? और मेंटल ब्रेकडाउन होगा भाई, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त अपने आप को कैसे संभालना है, वहाँ पे एक पीजी एस्पिरेंट का रोल आता है, ठीक है? यू हैव टू बी द डॉक्टर फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, तब तुम यू नो पब्लिक को ट्रीट कर पाओगे, उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे। एंड इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, एंड आई होप ये वीडियो सबको इंफॉर्मेटिव लगे, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Thank you all my viewers.